अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिक अजम्पशंस, उनके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, इस यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ज़रिए जो दबाव बनता है, जो दबाव अमल करता है दीवारों पर कंटेनर के, उस दबाव के लिए, उस प्रेशर के लिए हम लोग फॉर्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। आप लोग हर चीज़ को बहुत बारीकी के साथ देखिए और नोट करते जाइए। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक अजम्पशंस से। उर्दू में इन अजम्पशंस को हम मफरूज़ात कहेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहला जो अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का वो ये है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये अपने को सबको पता है कि गैस जो है वो बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिनको हम लोग एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ओके, उर्दू में हम कहेंगे जौहर या सालमात। तो दुनिया की कोई भी जो गैस है वो छोटे छोटे सालमात से मिलकर बनी होती है। ओके, ये पहला अजम्पशन हो गया। दूसरा जो अजम्पशन है वो ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्फेरिकल होते हैं। ओके, इनका जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब कुर्रवी, यानी गोल होते हैं, फुटबॉल जैसे गोल होते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको कुर्रवी कहेंगे। यहाँ पर आप फुटबॉल जैसे गोल का मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से खोखले होते हैं, एक्चुअली वो पूरे पैक होते हैं, लेकिन उनका जो साइज़ है वो देखने में फुटबॉल जैसा या कुर्रा जैसा होता है। ओके, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप लोग याद रखिए कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा रिजिड होते हैं। रिजिड जो है, इसका मतलब आप उर्दू में इसको अलग अलग अल्फाज दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको मुस्तहकम कहते हैं, कुछ लोग इसे बेलोच कहते हैं। ओके, बेलोच का मतलब है जिसके अंदर जो लचकते नहीं हैं, जो दबते नहीं है कुव्वत लगाने पर, तो ऐसी चीज़ों को हम रिजिड कहेंगे। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आप उनका शेप बदल नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो ये कोई एक गैस का मॉलिक्यूल है। ओके, इस तरीके से आप इसके ऊपर बाहर से अगर आप फोर्स अप्लाई करो और ये सोचो कि इसका शेप बदल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यानी फोर्स लगाने पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका शेप नहीं बदलता, इसीलिए हम उसे कहेंगे कि वो रिजिड होते हैं। ओके, ये हो गया थर्ड पॉइंट, यानी तीसरा अजम्पशन। इसके बाद चौथा अजम्पशन हम लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। ओके, मतलब अगर मान लो यहाँ पर हम सेम गैस की अगर बात करें, यानी एक ही गैस की अगर हम बात करेंगे, तो उसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे हर एतबार से। हर एतबार का मतलब यह है कि उनका मास सेम होगा, यानी उनकी कमियतें सेम होंगी, उनका हजम सेम होगा, उनका जो साइज़ है वो सेम होगा। ओके, हर एतबार से वो सेम होंगे। तो एक गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं। इसी का मतलब यह है कि डिफरेंट गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट होंगे। सिंपल, एकदम समझ में आया। अलग अलग गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, अलग अलग होते हैं हर एतबार से। ओके, तो ये हो गया उसका एक अजम्पशन। इसके बाद पॉइंट नंबर 5। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ध्यान में तो सभी रखना है, लेकिन स्पेशली इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो। ये पॉइंट ये कहता है, यानी पांचवा पॉइंट, कि जो गैस होती है, यानी कोई भी गैस अगर आप बात करो, स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आइडियल गैस की, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो आइडियल गैस के लिए होती है बेसिकली, यानी आइडियल गैस को ध्यान में रखकर ये बनाई गई है। तो पांचवा पॉइंट आप लोग नोट करो या इसको ध्यान में रखो, वो ये है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होती है। यानी गैस के जो सालमात हैं उनके दरमियान बैन सालमाती कुव्वत कशिश इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हमेशा 0 होती है। अगर मैं उसको F लिखता हूँ तो F = 0। ओके, यहाँ पे याद रखना कि ये F जो है ये इंटरनल फोर्स की बात हो रही है। गैस के मॉलिक्यूल्स की आपस में एक दूसरे के लिए कोई कशिश नहीं होती। ओके, क्लियर। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक अजम्पशन है। इसके बाद अगला जो अजम्पशन इसके अंदर है, अब आप एक चीज़ देखिए, इसी अजम्पशन का इफ़ेक्ट हमको यहाँ नज़र आएगा। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल उनका कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे से फ्री हैं।
और अगर वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं तो फिर कोई भी मॉलिक्यूल किधर भी जा सकता है। जैसे मान लो ये गैस का एक मॉलिक्यूल है तो ये इधर जाएगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है वो इसी डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि ये दोनों आपस में बिल्कुल फ्री हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता, ये वाला मॉलिक्यूल इधर जा सकता, ये मॉलिक्यूल इधर जा सकता। कहने का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल किधर भी जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए वो लोग फ्री मूव होते हैं, और इसीलिए हम ये कहेंगे कि दे आर इन रैंडम मोशन। उनके बीच में जो उनकी जो मोशन होती है तो वो हमेशा कैसी होती है? रैंडम मोशन, मतलब बेतरतीब हरकत। बेतरतीब हरकत का मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो ये है रैंडम मोशन का कंसेप्ट। और याद रखो रैंडम मोशन क्यों है, मॉलिक्यूल्स क्यों बेतरतीब डायरेक्शन में घूमते रहते? क्योंकि उनमें आपस में एक दूसरे के लिए कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ओके, ये हो गए 6 पॉइंट। इसके बाद 7वां पॉइंट, गैस के मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन करेंगे, जब कोई भी मॉलिक्यूल किधर भी जाएगा तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को टकराएंगे। मतलब उनका यहाँ पर टकराना जो है वो बिल्कुल मुमकिन है। मतलब वो 100% उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड होंगे, उनमें कोलिजन होगा, उनमें टकराव होगा। ओके, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए कि फिजिक्स में टकराव जो होते हैं, कोलिजन जो होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। 2 टाइप के कोलिजन हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। एक है इलास्टिक कोलिजन और एक है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन उर्दू में हम उसे कहेंगे लचकदार टकराव, और इन इलास्टिक कोलिजन उर्दू में हम उसे कहेंगे गैर लचकदार टकराव। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता देता हूँ। इलास्टिक कोलिजन यानी लचकदार टकराव, उर्दू में लचकदार टकराव। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई एक जिस्म इधर से गया और कोई दूसरा जिस्म इधर से आया, एक पार्टिकल ऐसा आया, एक पार्टिकल, दोनों यहाँ मिलकर टकरा गए। टकराने के बाद इसने इधर जाना, इसने इधर जाना है। ओके, मान लो इसकी टकराने से पहले की स्पीड v1 है तो टकराने के बाद भी इसकी स्पीड v1 ही रहेगी। इसकी स्पीड अगर v2 है तो टकराने के बाद इसकी भी स्पीड v2 रहेगी। मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी इस टकराव की वजह से उनकी वेलोसिटीज जो है चेंज नहीं हुई, वेलोसिटीज के अंदर कोई कमी नहीं आई। जब वेलोसिटी में कोई कमी नहीं आई इसका मतलब उनकी एनर्जी में कमी नहीं आई होगी। तो ये जो चीज़ है कि टकराने की वजह से एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। एक और चीज़, जब वेलोसिटी चेंज यानी वेलोसिटी के अंदर जब लॉस नहीं हुआ, वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं हुई, इसका मतलब इनका मोमेंटम भी सेम है, यानी मेयारे हरकत। ओके, तो मेयारे हरकत का जो लॉस है वो भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा टकराव 2 अलग अलग पार्टिकल्स का, 2 लोगों का ऐसा टकराव जिसमें ना तो एनर्जी का लॉस होता है ना मोमेंटम का लॉस होता है, उसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ओके, ऐसा टकराव जिसके अंदर ऐसा कोलिजन, ऐसा टकराव जिसमें ना तो तवानाई का लॉस हो और ना ही मेयारे हरकत का लॉस हो, उसे कहते हैं लचकदार टकराव। और इसका उल्टा जो है वो है नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि 2 लोग जब टकराएंगे तो टकराने से पहले उनकी स्पीड ज़्यादा होना और टकराने के बाद स्पीड डाउन हो जाना, स्पीड कम हो जाना। मतलब एनर्जी का लॉस होना चाहिए, और अगर एनर्जी का लॉस हुआ तो साथ ही साथ, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है टकराने के बाद की, मतलब मोमेंटम का भी लॉस हुआ। ओके, तो जो टकराव के अंदर, जिस टकराव के अंदर एनर्जी का लॉस होता है, मोमेंटम का लॉस होता है टकराने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इलास्टिक या गैर लचकदार टकराव। ओके, तो अभी हम लोग जो पॉइंट कर रहे थे, मतलब पॉइंट नंबर शायद 7 होगा वो, कि 7वें नंबर पे, मतलब 6 पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिए थे। 7वां पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो टकराव है वो हमेशा इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक कोलिजन होता है, लचकदार टकराव होता है। इसका मतलब ये होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनकी तवानाई और मेयारे हरकत का लॉस नहीं होता टकराने की वजह से। जो तवानाई उनकी पहले होती है टकराने से पहले, टकराने के बाद भी उनकी तवानाई उतनी ही रहती है। ओके, इसके बाद ये हो गया इलास्टिक कोलिजन के ताल्लुक से। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आप लोग देखिए कि ये जो कोलिजन है ये सिर्फ आपस में एक दूसरे से टकराएंगे ऐसा नहीं है, बल्कि अगर मान लो हमने यहाँ पर इस तरह से एक कंटेनर लिए, ओके, मान लो ये एक डब्बा है और इसके अंदर यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक दूसरे से तो टकराएंगे लेकिन साथ ही साथ ये दीवार से भी टकराएंगे। जितनी भी दीवारें हैं उन तमाम दीवारों के साथ ये टकराएंगे। तो इनके टकराने की वजह से
वहाँ पर प्रेशर तैयार होगा। यानी सिंपल अंदाज में अगर हम बात करें तो वो ये है कि प्रेशर जो है, गैस के मॉलिक्यूल जो है उनका प्रेशर या दबाव क्यों पैदा होता है, तो उसका रीज़न है टकराव। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं दीवार से, इसलिए वो दबाव डालते हैं दीवारों के ऊपर, और यही वजह है कि गैस जो है वो प्रेशर डालती है या दबाव डालती है। ओके, तो इन केस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गैस के मॉलिक्यूल्स या गैस जो है वो कंटेनर पर या कंटेनर की दीवारों पर किस वजह से प्रेशर डालती है, तो आपका जवाब होना चाहिए टकराव की वजह से। गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं, टकराने की वजह से उनका मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होने की वजह से कुव्वत पैदा होती है और इसीलिए दबाव पैदा होता है। ओके, तो ये उसका सीधा साधा जवाब रहेगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम पॉइंट्स ध्यान में आ रहे होंगे और आप नोट भी कर रहे होंगे। ओके, तमाम चीज़ों को बराबर नोट करते जाओ आप लोग। अब इसके बाद एक और असम्पशन हम लोग लेते हैं, पॉइंट नंबर 9। आप लोग देखिए, गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि कंटिन्यू हरकत में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तवानाई बिल हरकत है। तवानाई बिल हरकत हो जाएगी, उसका जो जनरल फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, 12 mv²। यहाँ पर m का मतलब है मास ऑफ मॉलिक्यूल, यानी उस सालमे की कमियत, और v जो है वो उसकी रफ्तार है। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर आपने किसी गैस का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाए। ओके, इमेजिन करो कि आपने एक गैस लिया और उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करे। जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रफ्तार बढ़ेगी। ओके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसको हरारती तवानाई मिलेगी और तवानाई मिलने पर वो उसकी रफ्तार बढ़ना है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक रफ्तार बढ़ेगी, और रफ्तार बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे, वो सीधा सीधा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। उसका जो ताल्लुक है वो सीधे सीधे टेम्परेचर के ऊपर आ गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तवानाई बिल हरकत बढ़ेगी, टेम्परेचर डाउन होगा तवानाई बिल हरकत डाउन होगी। इन दोनों में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है वो मैं आपको आगे चलकर डिराइव करके बताऊंगा। अभी मैंने ये जो कंसेप्ट आपको बताया हूँ, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन उसका होता है। एग्जैक्टली क्या रिलेशन होता है वो हम लोग आगे डेरिवेशन में देखेंगे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 10, यानी एक और अजम्पशन इसके अंदर आप लोग ध्यान में रखो, और वो अजम्पशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो अजम्पशन ये है कि मान लो अगर आपने एक ऐसा कंटेनर लिए, ओके, और इस कंटेनर के अंदर अब जाहिर सी बात है, मान लो इसकी जो लेंथ है वो L है, इसकी जो चौड़ाई है वो B है, और इसकी कुछ तो भी ऊंचाई वगैरह भी लेना पड़ेगा, वो थिकनेस वगैरह लेना पड़ेगा, तो वो H ले लेते हैं मान लो। ओके, ऐसे अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब लो, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, अपन ऐसा करेंगे इसके अंदर कि पूरा एक 3 डायमेंशनल एक डब्बा एक ले लेते हैं। मान लो कि ये इस तरीके से मैंने एक कंटेनर ऐसा लिया रेक्टेंगुलर, ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर जो मैंने यहाँ पे लिया हूँ, इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है, इसकी ऊंचाई H है, तो फिर इसका जो हजम हो जाएगा वो हो जाए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, ये उसका हजम हो जाएगा। अब आप एक काम करो, इस कंटेनर के अंदर कोई तो भी एक गैस छोड़ दो। जब आप इसके अंदर एक गैस डाल दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर फैल जाएंगे। तो ऐसे टाइम पर हम ये कहेंगे कि इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम है। ओके, ये सबसे मज़ेदार बात है कि गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता। ओके, गैस का ना तो अपना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है, बल्कि वो उस कंटेनर का वॉल्यूम इख्तियार कर लेती है जो कंटेनर में आप उसको रखोगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो ये जो कंटेनर है, अगर ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है मान लो, तो हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर जो गैस है वो 1 लीटर की है, चाहे वो गैस कितनी ही क्यों ना हो, कम हो ज़्यादा हो वो नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर जो गैस है उसका हजम 1 लीटर है। अगर ये कंटेनर 2 लीटर का है और ये 2 लीटर के अंदर उतनी गैस जितनी पहले डाले थे उतनी गैस अगर 2 लीटर के कंटेनर में डालेंगे, तो अब हम ये बोलेंगे कि अब ये गैस का हजम 2 लीटर हो गया। ओके, तो ये एक बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है कि गैस का खुद का कोई हजम नहीं होता, उसका हजम वो होता है जो कंटेनर का हजम होता है। कंटेनर का जो वॉल्यूम रहेगा वो गैस का वॉल्यूम माना जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट की वजह से देखिए कि एक कैसा एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हुआ, या कैसा एक अजम्पशन यहाँ पर एक बनाना पड़ा। एक मज़ेदार अजम्पशन जो बना वो ये है कि मान लो ये कंटेनर है और इसके अंदर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज करते हैं कि 10 मॉलिक्यूल है। ओके,
अब आप इमेजिन करो कि वो जो 10 मॉलिक्यूल है वो इस तरह से फैले हुए रहेंगे अलग अलग जगहों पर पूरे कंटेनर के अंदर, ठीक है। अगर ये सब लोग ऐसे फैले हुए रहे तो हम ये बोलेंगे कि कंटेनर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी गैस का हजम और कंटेनर का हजम एक ही है। लेकिन अब एक काम करते हैं, ये जो 10 मॉलिक्यूल है इनको एक साथ चिपका दो एक जगह पर लाकर। ऐसा इमेजिन करो कि इन सबको यहाँ से हटाए और इन सबको हटाकर यहाँ बिठा दिए, ये 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो 10 मॉलिक्यूल्स को यहाँ मैंने एक जगह पे कोने में लाके बिठा दिया। अब आप इन सब का टोटल हजम निकालो। जब आप देखेंगे कि इन सब का टोटल हजम आप निकालेंगे तो वो इतना छोटा आएगा कि ये पूरे हजम के मुकाबले में वो निग्लिजिबल होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इस गैस के सारे मॉलिक्यूल्स को एक कोने में बिठा दिया जाए और उन सब का टोटल वॉल्यूम अगर निकाला जाए, टोटल हजम अगर निकाला जाएगा, तो वो हजम की वैल्यू इतनी छोटी आएगी कि वो इजीली निग्लिजिबल होगी ओवरऑल वॉल्यूम के मुकाबले में, ओके। यानी यहाँ पर इसका अजम्पशन ये वाला है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल या वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यानी पूरे कंटेनर के हजम के मुकाबले में आप गैस के एक मॉलिक्यूल या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह जमा करके उनका टोटल वॉल्यूम जो है उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, नज़रअंदाज कर सकते हो। तो ये है कुछ बेसिक पॉइंट्स, ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। मुझे उम्मीद है आपने ये तमाम पॉइंट्स जो है वो नोट कर लिए होंगे। अब हमको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर से सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए कि जब आप एक कंटेनर लेंगे, जैसे आपने यहाँ पर ये एक कंटेनर लिया और इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबके सब अलग अलग वेलोसिटी वाले होंगे। अगर ये सबके सब अलग अलग वेलोसिटी वाले होंगे, यानी पहले की वेलोसिटी मान लो v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3 वगैरह वगैरह वगैरह, तो अगर ऐसा है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इनके लिए मीन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मीन वेलोसिटी हम उर्दू में इसे कहेंगे औसत रफ्तार। तो अगर मुझे इन n मॉलिक्यूल्स की मीन वेलोसिटी अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी लूँगा, प्लस दूसरे की वेलोसिटी लूँगा, प्लस तीसरे की वेलोसिटी, प्लस एंड सो ऑन, और करते करते मैं आखिरी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी लूँगा और डिवाइडेड बाय n। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ को ऐड किया और डिवाइडेड बाय n कर दिया, क्योंकि n लोग हैं वो टोटल। ये जो औसत नंबर जो आएगा इसे हम कहेंगे औसत रफ्तार। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की औसत रफ्तार होती है। इस मीन वेलोसिटी को आमतौर पर v बार से उसको डिनोट करते हैं। एक्चुअली ये जो बार है ये एवरेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर, ओके। ये हो गया एक कंसेप्ट। अब यहाँ पर एक और दूसरा कंसेप्ट है, और वो जो दूसरा कंसेप्ट है वो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब सवाल ये आएगा कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी। आप देखो, मीन का मतलब है औसत, स्क्वायर का मतलब होता है जजरुल मुरब्बा लेना। स्क्वायर का मतलब होता है मुरब्बा लेना, जजर नहीं बल्कि मुरब्बा लेना, और वेलोसिटी यानी रफ्तार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तमाम सालमात की रफ्तारों का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका मीन लेंगे। तमाम सालमात की रफ्तारों का स्क्वायर लेंगे और फिर उनका मीन ले लेंगे। इसका मतलब यह है कि इसका फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, पहले साल में की रफ्तार लो v1, उसका स्क्वायर लो, फिर दूसरे साल में की रफ्तार लो, उसका स्क्वायर करो, उसको ऐड कर लो पहले वाले में, प्लस एंड सो ऑन, और ऐसा करते करते प्लस vn का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय n। आप लोग याद रखना, यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, ये n का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि मीन का स्क्वायर नहीं कर रहे हम लोग, ओके। तो इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय सिर्फ n आएगा, तो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, vn स्क्वायर अपॉन में n, इसको बोलेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये एक सेकंड टर्म हो गई जो हमको देखना था, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म। और अब तीसरी जो टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अब आप देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, नाम से समझ में आता है कि आपको क्या करना है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेना है और उसका रूट ले लेना है। रूट यानी जजर, ओके। तो अगर आप गैस के तमाम सालमात की रफ्तारों के मुरब्बों के औसत का जजर लेते हैं। एक बार फिर से आप मेरी उंगली को देखिए और ये स्टाइल को आप याद कर लीजिए, ओके। क्या बताया मैंने आप लोगों को, गैस के तमाम सालमात की रफ्तारों के स्क्वायर के यानी मुरब्बों के
औसत के जज़र को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, RMS वेलोसिटी। ओके, RMS वेलोसिटी का मतलब रहेगा, उर्दू में हम इसे कहेंगे जज़री औसत मुरब्बई रफ्तार, जज़री औसत मुरब्बई रफ्तार। और इसका फॉर्मूला रहेगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट लेकर। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये है, इसका मतलब इसका रूट ले लेंगे। तो जज़र अगर ले लेते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यानी इन सब का ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसका रूट ले लिए, जज़र ले लिए, तो ये बन गया RMS वेलोसिटी। इसको हम लोग v सफिक्स में RMS से डिनोट कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनकी हमको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है इसी चैप्टर के अंदर। ओके, ये हो गया वेलोसिटीज़ को लेकर 3 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अब यहाँ पर एक और टर्म हमको देखना है और वो है फ्री पाथ। ओके, फ्री पाथ जो है आज़ाद, उर्दू में हम उसे कहेंगे आज़ाद राह। आप लोग देखो, आज़ाद राह का कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो एक सालमा ए है और वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरा सालमा मान लो कि बी है और वो ये डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ दोनों की मुलाकात हो जाएगी, दोनों टकरा जाएंगे। ये जो टकराव हुआ तो ये टकराव नंबर 1 हुआ। ये टकराव नंबर 1 के बाद इसको मैं थोड़ा सा शेड बना देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। तो ये जो शेडेड वाला जो है तो ये मॉलिक्यूल ए है और जो अनशेडेड है वो बी है मान लो। तो टकराने के बाद ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, ये मॉलिक्यूल मान लो इधर चला गया। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है मान लो कि ये यहाँ आया और एक और मॉलिक्यूल है कोई तीसरा, इसको मैं ऐसे डॉटेड बना देता हूँ। मान लो कि ये सी मॉलिक्यूल है और ये इधर से आया। जाहिर सी बात है कि इन दोनों का टकराव यहाँ पे होगा, ये डॉटेड मॉलिक्यूल सी का इसके साथ में, ये टकराव नंबर 2 हो गया। इसके बाद ये टकराने के बाद ये मॉलिक्यूल इधर गया, ये मॉलिक्यूल इधर चला गया। तो ये जो फासला यहाँ पर हुआ इसको हम कहेंगे फ्री पाथ। एक बार फिर से आप गौर से देखो इस फिगर को। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल ए हमारा मान लो कि मेन हीरो है। ओके, जिसको मैंने शेडेड बना दिया हूँ, तो ये इसको आप ऐसा समझ लो कि ये मेन हीरो है। ये यहाँ से इधर गया, यहाँ उसका पहले टकराव हो गया बी के साथ में। अब हम बी को नहीं देखेंगे, बी उधर चला गया कहीं तो भी। ओके, लेकिन हमारी नज़र सिर्फ ए पे रहेगी। ए के साथ वो टकरा गया, ये टकराव नंबर 1 था। फिर हमारा जो मतलब ये जो ए सालमा है ये टकरा कर यहाँ आया, इसकी मुलाकात, इसका टकराव किसी और के साथ में, सी के साथ में यहाँ हो गया। तो मॉलिक्यूल ए के हिसाब से अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल ए ने 2 मरतबा टकराव हुआ है। पहला टकराव यहाँ पे, दूसरा टकराव यहाँ पर। इन दोनों टकराव के बीच में जो रास्ता उसने कवर करा उसे कहते हैं फ्री पाथ, या उर्दू में हम उसे कहते हैं आज़ाद राह। यानी आज़ाद राह का मतलब क्या है? 2 लगातार टकराव के बीच में, 2 लगातार टकराव के दरमियान गैस का सालमा जो रास्ते से गुजरता है, जिस रास्ते से वो आगे बढ़ता है ख़त मुस्तकीम वाले रास्ते से, उस रास्ते को कहते हैं आज़ाद राह। यहाँ पर आप लोग ये ध्यान में रखिए कि गैस का मॉलिक्यूल हमेशा ख़त मुस्तकीम में ही जाता है। ओके, यानी वो हमेशा सीधे रास्ते से ही जाएगा, वो ऐसे घूमते घूमते नहीं जाएगा, बल्कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो ये टकराव हुआ, टकराने के बाद वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक आया, फिर यहाँ टकराया, यहाँ से और कहीं जाएगा। ओके, तो ये हो गया आज़ाद राह का कंसेप्ट। ओके, इसके बाद एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और वो है मीन फ्री पाथ, यानी औसत आज़ाद राह। अब ये औसत आज़ाद राह या मीन फ्री पाथ क्या हो सकती है? इसको आप ऐसे समझ लो कि मान लो इस पॉइंट पर एक सालमे का पहला टकराव हुआ, फिर वो यहाँ तक आया। ये जो है ये फ्री पाथ नंबर 1 है, मान लो इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। यहाँ पर टकराव नंबर 2 हो गया, वो यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये फासला लैम्डा 2 हो गया, जिसको हम फ्री पाथ नंबर 2 बोलेंगे। यहाँ पर उसका तीसरा टकराव हुआ, वो यहाँ से यहाँ तक आया, ये लैम्डा 3 हो गया। यहाँ पर उसका चौथा टकराव हो गया, वो यहाँ से इधर तक आया। ओके, ये लैम्डा 4 हो गया, यहाँ पर उसका 5वां टकराव हो गया। ओके, इसका मतलब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, गैस का सालमा जो है वो घूमते रहेगा इधर उधर, जहाँ जहाँ वो घूमते रहेगा, वो जाएगा हमेशा सीधा। ओके, लेकिन सीधा जाने के दौरान वो किसी न किसी से टकरा जाएगा। तो टकराव के दरमियान जो उसने फासला कवर करा उसको हम आज़ाद राह बोलेंगे। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसका पहला मीन फ्री पाथ है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर लेंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस एंड सो ऑन
मान लो कि n मरतबा वो टकराता है तो डिवाइडेड बाय n, जितने बार वो टकराएगा उस नंबर उतने फ्री पाथ को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय n बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। और ये जो मीन फ्री पाथ है इसको डिनोट करेंगे लैम्डा से। ओके, यानी इसका जो अलामत जो है वो लैम्डा होती है। आमतौर पे लैम्डा जो अलामत है वो आमतौर पर हम लोग तूले मौज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पर हम उसको तूले मौज के तौर पे नहीं लेंगे बल्कि मीन फ्री पाथ के तौर पे लेंगे, यानी औसत आज़ाद राह के तौर पे लेंगे। ओके, यहाँ पर मीन फ्री पाथ का ये जो कंसेप्ट है ये कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी एक इम्पॉर्टेंट एक बात बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो भी अच्छे से बैठ जाए। आप देखो, इमेजिन करो कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर एक ऐसा पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पर आपने कोई तो भी एक गैस ली हुई है। अब आप एक काम करो इसके अंदर कि सपोज़ करो आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए। जब आप इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमको सबको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस बढ़ती है, फैलती है, उसका हजम बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका हजम जो है वो बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। आप इमेजिन करो जब ये गैस बढ़ेगी तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ अवेलेबल जगह बढ़ जाएगी। अगर अवेलेबल जगह बढ़ गई तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टकराव है वो देर से होगा। ओके, आप सोचो उस बारे में। जैसे यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ का पिक्चर मैं यहाँ बता देता हूँ। ये पहला मॉलिक्यूल है, मान लो पहले ये यहाँ तक जा रहा था पहले वाले वॉल्यूम में, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ा। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो अब उसको खेलने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक हजम बढ़ेगा और हजम के बढ़ने की वजह से उस गैस के मॉलिक्यूल को टकराने के लिए अवेलेबल स्पेस बढ़ जाएगी। और अवेलेबल स्पेस अगर बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसका मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। ओके, तो पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ में उसका रिश्ता कैसा है, सीधा। टेम्परेचर बढ़ाओ मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद एक और कंसेप्ट आप देखो उसका। आप ऐसा करो कि इसका मान लो अब दबाव बढ़ाना शुरू करें। आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे बल्कि दबाव बढ़ाना शुरू कर दिए। अब आप देखो जब आप दबाव बढ़ाओगे तो ये पिस्टन नीचे जाएगा, और अगर ये पिस्टन नीचे गया तो अवेलेबल जो जगह है वो कम होती जाएगी, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे हजम कम होते जाएगा, और हजम कम हुआ मतलब अवेलेबल जगह कम हो गई। तो जो मॉलिक्यूल पहले यहाँ तक जाना था, यानी इतने दूर तक जाता था नॉर्मल कंडीशन में, अब वो मॉलिक्यूल यहाँ तक ही जाएगा और उसका टकराव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन फ्री पाथ की वैल्यू डाउन हो गई। ओके, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हजम कम होगा, अवेलेबल स्पेस कम होगी, और इसलिए मीन फ्री पाथ की वैल्यू भी कम हो जाएगी। मतलब लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, उल्टा रिलेशन। प्रेशर बढ़ाएंगे मीन फ्री पाथ कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मीन फ्री पाथ को लेकर ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो कंप्लीट हो गए। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे चल रहे हैं और वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, आप देखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स का काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, कोई एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल जो हैं उनको इमेजिन करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसा करते हैं कि यहाँ मैं इस जगह पर एक कंटेनर बना देता हूँ। सपोज़ करो मैंने एक इस तरह का कंटेनर लिया, इस टाइप से एक 3 डायमेंशनल आपको एक क्यूबिकल एक बॉक्स इमेजिन करना है। ओके, तो सपोज़ करो कि ये इस तरीके का एक कंटेनर हमने इस जगह पे ले लिया। अब ये जो कंटेनर मैंने यहाँ पे लिया हूँ, तो इस कंटेनर के अंदर हमको सीमतों को, मतलब डायरेक्शंस को देखना है। तो डायरेक्शंस को देखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं कि ये पॉइंट O है, मतलब ये ओरिजिन है, मबदा है। तो फिर ये जो आड़ी लाइन जो है, ये आड़ी लाइन को आप ऐसे इमेजिन कर लो दूर तक, ये एक्स महवर बन जाएगा। ये वाली लाइन को आप ऐसा ऊपर तक इमेजिन कर लो, ये वाई महवर बन जाएगा। और ये वाली लाइन जो ऐसे जा रही है, एक्चुअली ये सामने आ रही है, बोर्ड के सामने आ रही है, इसको हम लोग जेड महवर का नाम दे देंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 3 अलग अलग महवर आ गए इस पर्टिकुलर कंटेनर के हिसाब से। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर हम एक काम करते हैं,
दो अपोजिट जो दीवारें हैं उनको मैं शेड बना देता हूं ताकि वो क्लियर कट नज़र आए। एक दीवार हम ये वाली ले लेते हैं, ये पहले वाली दीवार, ओके, और उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर ये दूसरे वाली दीवार। आप लोग बराबर एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए ताकि आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो इसके अंदर, ठीक है। अब आप देखिए ये जो कंटेनर है, तो मान लो आप लोग कि ये जो कंटेनर है ये एक क्यूब है, मतलब मकब नुमा है। और अगर ये मकब नुमा है मतलब इसकी हर साइड एक जैसी होगी, तो मान लो इसकी जो लेंथ है वो L है, इसकी ये जो ऊंचाई है ये भी L है, और इसकी ये जो चौड़ाई है ये भी L है, ओके। ये नहीं, यहाँ पर भी मैं इसको बता देता हूँ, L ये लंबाई है तो ये भी L, और ये ऊंचाई जो है ये L है, ठीक है। अब आप देखो, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ L अगर है, हर कोई L अगर है, तो फिर इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो हजम होगा वो होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। अब लंबाई L है, चौड़ाई भी L है, इसका मतलब यहाँ चौड़ाई की जगह पर भी L लेना पड़ेगा, और ऊंचाई जो है वो भी L है तो वो भी L लेना पड़ेगा। इसका मतलब L ज़रब L ज़रब L, तो ये आ जाएगा V = L क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, मान लो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो L क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि मान लो हमने इस कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस को डाल दिए। अगर मैं इसके अंदर एक आइडियल गैस डाल दूंगा तो आइडियल गैस के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे। और अभी हमने पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस के अंदर कि ये मॉलिक्यूल चैन से नहीं रहते, ये एक जगह बैठे नहीं रहते, ये अपनी जगह पे साकिन नहीं बैठे रहते, बल्कि ये घूमते रहते, ये रैंडम मोशन करते रहते, ये किधर भी, कोई भी मॉलिक्यूल किधर भी जाते रहता। तो इन तमाम मॉलिक्यूल, और टकराते भी रहते, फिर रैंडम मोशन होता है इसलिए वो टकराते भी जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ ना लेते हुए इनमें से हम कोई एक मॉलिक्यूल एक नमूने के तौर, एक सैंपल के तौर पर हम ले लेंगे और हम सिर्फ उसकी स्टडी करेंगे, और वो उसके लिए जो कुछ हमको मिलेगा वो बाकी लोगों पर अप्लाई कर देंगे। तो सपोज करो कि ये जो मैंने डॉट बनाया हूं, तो ये उस आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल है जो एज ए सैंपल मैंने यहाँ पे लिया हूँ। सपोज करते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जो मास है, उसकी जो कमियत है वो m है, और इसकी जो रफ्तार है वो मान लो v है, ओके। अब रफ्तार जैसे मैंने बताया तो मुझे इसकी रफ्तार बताना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सपोज करो मैं उसकी रफ्तार ये डायरेक्शन में बता देता हूँ ऐसे, तो ये रफ्तार है। अब आप याद रखो कि रफ्तार जो है वो वेलोसिटी, रफ्तार यानी वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब मुझे इस v को v बार बोलना पड़ेगा, ओके। और अगर ये v बार है और मतलब इसका वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर हम एक काम, और वो भी रैंडम सिम्त में है, बेतरतीब डायरेक्शन में, किधर भी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इस रैंडम वेलोसिटी को तीनों डायरेक्शंस के अंदर उसको रिजॉल्व कर देंगे। ये जो तीन अलग अलग जो डायरेक्शंस हमने लिए, x महवर की, y महवर की और z महवर की, इन तीनों एक्सिस के लिए हम लोग इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, ओके। कैसे रिजॉल्व करेंगे, बहुत आसान सी बात है। मैं आपको ये वाली पिक्चर थोड़ा सा और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो कि ये हमारे तीन अलग अलग एक एक्सिस है, मान लो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ओके। अब ये जो तीन अलग अलग एक्सिस है, इनमें x एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो आपको पता है i कैप होता है, y एक्सिस के लिए j कैप होता है, z एक्सिस के लिए k कैप होता है, ओके। जो वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था वो आपको अच्छे से याद आ गया होगा, वो सब याद करो आप लोग बराबर। ये पॉइंट ओरिजिन है, और सपोज करो कि ये हमारा वो मॉलिक्यूल है जिसकी ये वाला मॉलिक्यूल है, और ये इसकी बेतरतीब रफ्तार v बार है। तो ये जो v बार रफ्तार है, इसके कंपोनेंट लेंगे हम लोग, हम इसके अज्जा लेंगे, इसको हम तहलील कर देंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे इन तीन अलग अलग सिमतों में, तीन अलग अलग महवरों की सिमतों में। तो इसका एक टुकड़ा ऐसा जाएगा इधर, आप देखो ये डायरेक्शन के अंदर, एक टुकड़ा ऐसा जाएगा ये सिमत में, और एक टुकड़ा ऐसा सामने आएगा। जो सामने आएगा मैं उसको यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ, तो मैं इसका नाम रख दूंगा Vx, इसका नाम रख देते हैं Vy, और इसका नाम रख देंगे Vz, ओके। क्लियर, मतलब यहाँ पर हमने क्या किए, v वेलोसिटी जो है, v जो रफ्तार है, उसको रिजॉल्व करे तीन अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर। जब हमने इनको तीन अलग अलग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं v बार का फॉर्मूला अगर लिखता हूं, उसको पोजीशन वेक्टर समझकर, पोजीशन वेक्टर है ही वो, समझने की बात ही नहीं है उसमें कुछ,
ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका पोजीशन, इसकी वेलोसिटी का जो पोजीशन वेक्टर v बार है तो वो आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। देखो आप लोग बराबर, वी एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट, वी वाई मतलब वाई कंपोनेंट, वी जेड मतलब जेड कंपोनेंट, और उनके साथ में आई जे के जो है वो लग जाएंगे। ओके, अब अगर इस फॉर्मूले पर से मुझे इस वी बार का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, इसकी कदर अगर निकालना है, तो मैं उसको इस तरह से निकालूंगा, मॉड वी बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। आप याद रखो, किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब यह आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। ओके, और ये जो मॉड वी बार जो है तो इसको हम वी लिखते हैं, जनरली उसको वी लिखा जाता, तो मतलब वी के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो चलो एक काम करते हैं, इसको ये वाला जो फॉर्मूला हमको मिला v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, इसको दोनों साइड को स्क्वायर कर डालते हैं। जब आप इसको स्क्वायर करोगे, यहाँ जब स्क्वायर आएगा तो इधर से ये रूट गायब हो जाएगा। मैं वो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ओके, यानी यहाँ पर हमने वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट लिए और उनको इस तरह से रिजॉल्व करके उसका एक फॉर्मूला बना दिया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो चलो, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा फिगर, ये डायग्राम और ये वेक्टर के अंदाज में वेलोसिटी को लेकर उसके कंपोनेंट और कंपोनेंट पर से फिर उसका ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब मैं इस आर्टिकल को और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब आप देखो, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास, यानी इस कंटेनर के अंदर हमारे पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअली n मॉलिक्यूल्स हैं, यानी हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और वो सब के सब रैंडम मोशन में है, तो उनकी रैंडमनेस की वजह से हमने सबको कंसीडर नहीं करे बल्कि एक को ले लिए, उस एक की वेलोसिटी की वैल्यू हमको इतनी मिल गई। अब हम एक काम करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारा ये जो मॉलिक्यूल है जिसकी रफ्तार v है, रैंडम वेलोसिटी, उसकी ये डायरेक्शन वाली जो रफ्तार है वो vx है, x डायरेक्शन वाली। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये जो पहली दीवार है, यानी ये वाली, ये जो शेडेड वॉल है, मान लो ये लाइन शेडेड वॉल है। ओके, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल पहले है और वो यहाँ से निकला vx रफ्तार से, और अब vx रफ्तार से निकलने के बाद ऐसा सपोज करो कि वो किसी से नहीं टकराया। ओके, जस्ट अज्यूम करना है कि वो किसी से नहीं टकराया, तो एक चीज तो कंफर्म है कि सामने दूसरी दीवार आएगी, ये वाली शेडेड दीवार। तो अगर ये मॉलिक्यूल यहां से निकलता है तो यहां आने के बाद डेफिनेटली वो टकराएगा, और टकराने के बाद उसने यहां से फिर वापस जाना है। ओके, पहले वो आकर टकराया, फिर टकरा कर वापस गया। तो अब आप एक चीज देखो कि पहली बार उसका टकराव यहां पर हुआ, इस जगह पर, और वो रहने वाला यहां का था, यानी ओरिजिनल प्लेस उसकी ये है। तो यहां से वो स्टार्ट हुआ और यहां आकर वो टकराया, फिर टकरा कर वो वापस हुआ, तो इसी जगह पर आकर हम उसको एंड इमेजिन करेंगे, यानी उसकी ओवरऑल हरकत को हम यहां पर एंड मानकर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये दीवार से ये दीवार का, तो ये दीवार से लेकर ये दीवार का फासला l है, मतलब टोटल मिलाकर जाते टाइम पर उसने l फासला कवर किया और वापस आते टाइम पर l फासला कवर किया। तो मैं यहां लिख देता हूं कि डिस्टेंस जो है वो 2l उसने कवर किया है। ओके, तो ये आप अपने दिमाग में रखिए। एक और चीज़ हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेते कि यहाँ से जाकर टकरा कर वापस आने के लिए मान लो उसको टाइम जो लगा, तो वो टाइम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज करते हैं कि वो टाइम डेल्टा टी है। ओके, वो टाइम क्या होगा वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें। तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 2l है, जो फासला उसने बनाया वो 2l, और जो टाइम उसको लगा वो डेल्टा टी। अब आप एक चीज़ देखो कि इस जगह पर टकराव हो रहा है, तो जब वो इधर से इधर जा रहा था उसकी रफ्तार थी vx। टकराने के बाद, क्योंकि उसका टकराव इलास्टिक कोलिजन है, यानी मुकम्मल तौर पर लचकदार टकराव है, और अगर वो लचकदार टकराव है तो डेफिनेटली जो रफ्तार से वो टकराया था वही रफ्तार से तो वो पलटेगा। ओके, इसका मतलब अगर वो vx रफ्तार से टकराया था तो निकलते टाइम पर उसकी रफ्तार माइनस vx होगी, क्योंकि वो आप इधर वापस हो गया ना, पलट गया, इसलिए उसको माइनस vx लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस जगह पर हम मोमेंटम के बारे में अब हम बात कर सकते हैं।
आप लोग देखिए, जब ये मॉलिक्यूल, जब ये पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा था, उस वक्त उसका जो मोमेंटम है P1, अगर मैं उसको P1 बोलता हूँ, इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम में उर्दू में हम उसे कहेंगे ख़ती मेयार हरकत। ख़ती मेयार हरकत जो है वो होती है कमियत और रफ्तार का हासिल ज़रब, मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो लीनियर मोमेंटम है। इस मॉलिक्यूल का मास है m, वो तो हर जितने भी पार्टिकल है सबका मास मान लो कि m है, और इस मॉलिक्यूल की इधर जाने वाली रफ्तार vx है, तो ये आ जाएगा m इंटू vx, तो इतना उसका मोमेंटम हो गया। आप याद रखो ये उसका इनिशियल मोमेंटम है टकराने से पहले। अब वो टकरा गया, टकराना जो है वो इलास्टिक है, तो इलास्टिक की वजह से वो पलटेगा, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस vx। तो टकराने के बाद उसका जो फाइनल मोमेंटम है मान लो P2, उसकी वैल्यू आ जाएगी m इंटू, अब उसकी वेलोसिटी जो है वो है माइनस vx। ओके, क्लियर, समझ में आया होगा शायद आप लोगों को। आप देखो बराबर, टकराने से पहले उसका मोमेंटम m इंटू वी एक्स, टकराने के बाद उसका मोमेंटम m इंटू माइनस वी एक्स। इसको अगर सॉल्व कर लिए तो ये आ जाएगा P2 इज इक्वल टू माइनस m इंटू वी एक्स। क्लियर, ये हो गए टकराने की वजह से उसके मोमेंटम के अंदर तब्दीली। मोमेंटम के अंदर जो तब्दीली आ रही है तो वो टकराव की वजह से हो रही है। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यानी ख़ती मेयार हरकत में कितनी तब्दीली पैदा हुई, तो ख़ती मेयार हरकत की तब्दीली को हम डेल्टा पी लिखेंगे, और तब्दीली हमेशा होती है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब मेयार हरकत बाद वाला माइनस मेयार हरकत पहले वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू P2। P2 की वैल्यू है माइनस m इंटू वी एक्स, माइनस P1 की वैल्यू है m इंटू वी एक्स। और अब आप देखो ये भी माइनस वी एक्स है और ये भी माइनस वी एक्स है, इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी, हाँ क्या आना चाहिए, दोनों भी माइनस में, इसलिए आंसर आएगा, इन्हें प्लस करेंगे लेकिन आंसर माइनस में आएगा, माइनस 2 टाइम्स m इंटू वी एक्स। ओके, तो ये हमने मालूम कर लिए कि टकराव की वजह से, इस जगह पर टकराव की वजह से उस मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम है, उसका जो मेयार हरकत है, उसमें चेंज कितना हुआ, तो उसमें चेंज हुआ माइनस 2 टाइम्स m इंटू वी एक्स के बराबर। ओके, क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप याद रखो, न्यूटन का जो दूसरा कानून हरकत है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसका ये कहना था कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब ख़ती मेयार हरकत की तब्दीली की शरह जो है वो हमेशा कुव्वत के बराबर होती है। कुव्वत हमेशा काय के बराबर रहेगी, ख़ती मेयार हरकत की तब्दीली की शरह। अब तब्दीली की शरह का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर ये पूरी हरकत के लिए लगने वाला टाइम डेल्टा टी है, और मेयार हरकत की तब्दीली ये वाली है डेल्टा पी। इसका मतलब एफ की वैल्यू होना चाहिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, ये न्यूटन का दूसरा कानूनी हरकत है। उसका कहना था कि मेयार हरकत की तब्दीली की जो शरह है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा फोर्स के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा एक पॉइंट नोट करो, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा सीधा जा रहा था, रास्ते में दीवार आ गई। ओके, वो टकरा गया दीवार से, तो हुआ ये कि ये जो कुव्वत है, ये कुव्वत दीवार एक्चुअली सर्व कर रही है मॉलिक्यूल के ऊपर। यानी ये वाली जो कुव्वत जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कौन सी कुव्वत है, ये वो वाली कुव्वत है जो दीवार की तरफ से उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट होगी। आया समझ में? तो अब हम यहाँ पर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितनी कुव्वत दीवार ने उस मॉलिक्यूल के ऊपर डाली। तो ये आ जाएगा, अगर मैं उसका नाम थोड़ी देर के लिए चलो एफ एक्स रख देता हूँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, या क्योंकि वो पहला मॉलिक्यूल है मैं उसका नाम F1 रख देता हूँ, तो F1 इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू है माइनस 2 टाइम्स m इंटू वी एक्स डिवाइडेड बाय टाइम है डेल्टा टी। क्लियर? ओके, तो ये है वो वाली कुव्वत जो दीवार ने पहले मॉलिक्यूल के ऊपर सर्व किया है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, दिस वॉल ऑन द फर्स्ट मॉलिक्यूल। ओके, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। अब सवाल ये आएगा कि ये कौन है, डेल्टा टी यानी टाइम। ये टाइम क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो, ये वाली कहानी को हम यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करना है उसको एक बार आप समझ लो। देखो, आपको सबको पता है कि रफ्तार का सीधा साधा मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। रफ्तार हमेशा क्या होती है? फासला बटे वक्त।
यहाँ जिस रफ्तार की मैं बात कर रहा हूँ वो ये डायरेक्शन की रफ्तार है, मतलब ऐसी आड़ी डायरेक्शन एक्स महवर में, तो मैं v की जगह पर ले लूँगा vx। ओके, तो अब सवाल आएगा कि डिस्टेंस क्या लोगे। तो जैसा मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन करके बताया था, डिस्टेंस कितना था 2l। इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस लेना पड़ेगा 2l और डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे टाइम जो लेना पड़ेगा वो है डेल्टा टी। अब आप डेल्टा टी और vx को इंटरचेंज कर लो, तो अगर मैं डेल्टा टी को इधर ले लेता हूँ और vx को उधर भेजता हूँ तो ये आ जाएगा 2l अपॉन vx। ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा। ओके क्लियर। आप देखो किस तरीके से हमने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, वो जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था उस पर से। अब ये वैल्यू आप यहाँ ला के रख दो। देखो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 2l अपॉन vx। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप देखिए बराबर एक एक चीज़ को, अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप हर स्टेप को पॉज करो वीडियो को, और पॉज करके आप इसको नोट डाउन करके आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्टेप आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप लोग भी आगे आगे जाते जाओ। अब आप एक चीज़ देखो, इस फॉर्मूले के अंदर इसको हमको सॉल्व करने का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जैसा देख रहे हो कि इसके अंदर ऊपर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर ये जो vx है ये नीचे थर्ड में, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड वाला हमेशा सीधा ऊपर आता है। ओके, जो थर्ड में होता है वो हमेशा ऊपर आएगा फर्स्ट में। इसका मतलब अगर ये तब्दीली हम करते हैं तो ये आ जाएगा f1 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन, ये आ जाएगा m, और ये vx यहाँ आ गया, ये हो जाएगा vx इंटू vx यानी vx का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा l। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया f1 का, यानी इस दीवार ने, ये जो शेडेड वॉल है, इसने पहले मॉलिक्यूल के ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई की। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द मॉलिक्यूल, यानी दीवार की तरफ से उस सालमे पर अमल करने वाली कुव्वत है ये। ओके, अब आप लोग देखिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। हमारा मामला ये है, हमको करना ये था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, यानी हमको मॉलिक्यूल्स के जरिए, यानी गैस के मॉलिक्यूल के जरिए दीवार पर अमल करने वाला दबाव मालूम करना है। और ये तो उल्टी चीज़ आ गई, ये तो वो वाली कुव्वत आ गई जो दीवार ने मॉलिक्यूल पर सर्व किया। तो इसका मतलब अब हमको यहाँ पर न्यूटन का तीसरा कानून लाना पड़ेगा। आप याद रखो, न्यूटन के हरकत के 3 अलग अलग कानून हैं। दूसरा कानून हम लोगों ने अभी अभी इस्तेमाल किया, तो अब जो तीसरा कानून है उसको आप याद रखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसका ये कहना है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी अमल और रद्द-ए-अमल मसावी और मुखालिफ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये दीवार है और इस दीवार के ऊपर ये सालमा आकर इधर से ये सालमा आया और टकराया, तो दीवार ने इसके ऊपर ये वाली फोर्स अप्लाई करी, तो फिर ये मॉलिक्यूल इस दीवार के ऊपर इसके बराबर लेकिन इससे मुखालिफ कुव्वत अमल करेगा। यानी मॉलिक्यूल की तरफ से उस दीवार के ऊपर जो कुव्वत अप्लाई होगी वो कुव्वत इसके बराबर ही होगी लेकिन इससे मुखालिफ सिमत में होगी। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर अब एक काम कर सकता हूँ कि रिएक्शन वाली फोर्स अगर मुझे लेना है वो आ जाएगा F1 इज इक्वल टू, इसका अपोजिट, ये माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस m इंटू vx का स्क्वायर अपॉन l। ये वो फोर्स है जो पहला मॉलिक्यूल दीवार के ऊपर सर्व करेगा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। ये हमारे काम की चीज़ है, आया समझ में। ये वाला जो फॉर्मूला था ये दीवार की तरफ से मॉलिक्यूल पर था, और ये फॉर्मूला जो है ये वो कुव्वत है, वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल की तरफ से दीवार पर है। ओके क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं इसको। आप लोग देखो, ये जो कुछ भी कहानी है तो ये पहले मॉलिक्यूल की है। अब अगर दूसरा मॉलिक्यूल लेना है तो यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, मैं इसको Vx1 का नाम दे देता हूँ। पहला मॉलिक्यूल है इसलिए Vx1। अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूँगा तो Vx2, तीसरा लेंगे तो Vx3, ऐसा करते करते आखिरी लेंगे तो Vxn। इन सब का अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ कि टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला बनेगा Fx इज इक्वल टू F1, F1 मतलब Vx1 का स्क्वायर बाय L। ओके, यहाँ पर ये जो चीज़ है तो ये क्या है, अपॉन में L, प्लस ये F1 हो गया, इसमें F2 लेना पड़ेगा तो वो आ जाएगा m इंटू Vx2 का स्क्वायर अपॉन L, प्लस तीसरा m Vx3 का स्क्वायर अपॉन L, और ऐसा करते करते लास्ट वाला मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा m Vxn का स्क्वायर बाय L। अब इन सब में से ओके ये क्या आ गई,
एफ एक्स मतलब एक्स की सिमत में, एक्स महवर की सिमत में अमल करने वाली पूरी पूरी कुव्वत, टोटल फोर्स। अब इन सब में से आप एम अपॉन एल कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर आपने एम अपॉन एल कॉमन निकाल लिया तो ये ऐसा हो जाएगा, एम अपॉन एल कॉमन, यहाँ से बचेगा वी एक्स वन का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस वी एक्स एन का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द एन मॉलिक्यूल्स इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स महवर की सिमत में अमल करने वाली मजमुई कुव्वत। ओके, ये मजमुई कुव्वत है, टोटल फोर्स है जो एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब आप एक चीज़ देखो, ये वी एक्स का फॉर्मूला है, क्या हम इसको कॉपी करके वाई की सिमत वाला फॉर्मूला बना सकते? तो डेफिनेटली बना सकते हैं। हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पर वाई लेना पड़ेगा, सिंपल। यानी क्या करना है यहाँ पर, आप देखो ये एफ एक्स आ गया, तो फिर एफ वाई क्या होगा, एफ वाई इज इक्वल टू आएगा एम बाय एल। अब यहाँ पर एफ एक्स वी एक्स वन है, तो वी एक्स वन की जगह पर आ जाएगा वी वाई वन का स्क्वायर वाई डायरेक्शन के लिए, प्लस वी वाई टू का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसा करते करते ये आ जाएगा वी वाई एन का स्क्वायर। ऐसी अगर मैं यहाँ पर एफ जेड लिखना चाहूँ, यानी जेड महवर की सिमत में अमल करने वाली मजमुई कुव्वत अगर निकालना है, वो आ जाएगा एम बाय एल, यहाँ पर आ जाएगा वी जेड वन का स्क्वायर प्लस वी जेड टू का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस वी जेड एन का स्क्वायर। ओके, और अब ये जो तीन अलग अलग फॉर्मूले जो आ गए, वी एक्स वन मतलब एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, इन सब को अब टोटल करना है, इन सब का मजमुआ लेना है। तो देखो आप लोग, मजमुआ लेकर एक्चुअली इन सब का औसत लेना है। हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी एक डायरेक्शन के अंदर एट एन एवरेज, यानी औसतन कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, कितनी फोर्स अप्लाई करती है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एफ एवरेज निकालना चाहूँ तो औसत कुव्वत की वैल्यू आ जाएगी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि तीन लोग हैं, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, तीन लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 3 लेना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि औसत कुव्वत निकालने के लिए इन फॉर्मूलों को आपस में ऐड करेंगे और उनको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू, वो जो डिवाइडेड बाय 3 है मैं उसको पहले 1/3 के रूप में अलग कर देता हूँ, और अब मुझे पहले एफ एक्स लेना है। तो एफ एक्स ये आएगा, ये आ जाएगा एम बाय एल इन ब्रैकेट वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन वी एक्स एन का स्क्वायर प्लस, ये मैंने एफ एक्स ले लिया। अब मुझे एफ वाई लेना है, ये एफ वाई है, ये आ जाएगा एम बाय एल इन ब्रैकेट, क्या आएगा यहाँ पर वी वाई वन का स्क्वायर प्लस वी वाई टू का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस वी वाई एन का स्क्वायर, फिर प्लस अब मुझे z लेना है एफ जेड, तो वो आ जाएगा m बाय एल इन ब्रैकेट वी जेड वन का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस वी जेड एन का स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब आप देखो, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल सी चीज़ हमको नज़र आ रही है इसके अंदर, और वो ये है कि हर टर्म के, यानी हर ब्रैकेट के बाहर m बाय एल है। देखो ये ब्रैकेट के बाहर m बाय एल, ये ब्रैकेट के बाहर m बाय एल, इसके बाद ये m बाय एल, तो हम m बाय एल को कॉमन निकाल लेंगे। अगर हमने m बाय एल को कॉमन निकाल लिया तो एवरेज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी औसत कुव्वत इज इक्वल टू 1/3 है। तो चलो इसको 1/3 रहने देते, ये इसको बाहर ला लो तो m बाय एल, और अब एक बड़ा ब्रैकेट। देखो m बाय एल यहाँ से चला गया तो ये लोग बचे, m बाय एल यहाँ से चला गया तो ये लोग बचे, m बाय एल यहाँ से चला गया तो ये लोग बचे, और सबके बीच में प्लस प्लस है। तो क्योंकि सबको प्लस ही करना है, ओके, हर किसी को प्लस ही करना है, तो हम एक काम करेंगे, पहले मॉलिक्यूल को एक साथ ले लेंगे, यानी पहले मॉलिक्यूल की जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ ले लो। जैसे Vx1 है, उसके साथ में Vy1 को ले लो प्लस में, उसके साथ में प्लस में Vz1 को ले लो। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ Vx1 का स्क्वायर प्लस Vy1 का स्क्वायर प्लस Vz1 का स्क्वायर। देखो मैंने 1 वालों के लिए, 1 पहला जो सालमा था उसके लिए मैंने सबको एक साथ ले लिया, ऑल कंपोनेंट्स को, प्लस ये हरकत हम सेकंड मॉलिक्यूल के लिए करेंगे। सेकंड के लिए करना है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं Vx2 का स्क्वायर प्लस Vy2 का स्क्वायर, यानी Vy2 का स्क्वायर और Vz2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस आखिरी मॉलिक्यूल के वास्ते,
अगर आखिरी मॉलिक्यूल के वास्ते लेना है तो हम उसको लिखेंगे Vxn का स्क्वायर प्लस Vyn का स्क्वायर प्लस Vzn का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं वो सब बराबर ध्यान में रखो। ओके, चलो ये स्टेप को मैं अब मिटा देता हूँ। और अब आप एक चीज़ देखो, आपके सामने यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू 1/3 m/l इन ब्रैकेट। आप लोग गौर करो ये वाली चीज़ पर, Vx1 का स्क्वायर प्लस Vy1 का स्क्वायर प्लस Vz1 का स्क्वायर, ये लोग इससे मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। आप देखो मैंने पहले जनरल आपको V का स्क्वायर करके बताया था, तो जब आप पहले मॉलिक्यूल के लिए लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये सब यही लोग तो हैं, तो ये V1 हो गया, मतलब ये क्वांटिटी V1 बन गई। तो हम इसको लिखेंगे V1 का स्क्वायर प्लस, अगर ये V1 है तो फिर डेफिनेटली ये सेकंड है, V सेकंड, इसका मतलब V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर वगैरह वगैरह प्लस एंड सो ऑन, चलने दो, बराबर है। यहाँ पर ये सब अलग अलग नंबर आते जाएंगे और आखिरी में कौन आएगा? Vn का स्क्वायर, यानी पहले मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर प्लस करते करते आखिरी वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, उसकी स्पीड का स्क्वायर। ओके, ये हो गया एवरेज फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक अभी ध्यान में आ गया होगा। अब आप एक चीज़ देखो, ये आर्टिकल शुरू करने से पहले मैंने आपको मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3 टर्म्स बताया था। ओके, तो आपको याद होगा जो मैंने मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताया था वो फॉर्मूला इससे कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, सिर्फ औसत लेना बाकी है। औसत लेने के लिए हमको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना पड़ेगा, तो हम एक काम करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय n कर देंगे। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर हमने इसको डिवाइडेड बाय n कर दिया तो इस n को गायब करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो n से, और इसको डिवाइड n से क्यों करो, लेकिन सवाल यह है कि क्यों n से डिवाइड करो, इसलिए करो ताकि यहां पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन सके। ओके, यानी डिवाइडेड बाय n करने से ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी, और ये n हमारे तरफ से आया था इसलिए हमारी तरफ उसको कैंसिल करने के लिए n से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, मतलब यहां पर आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय n करना है। जैसे आप इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय n करोगे तो अब देखो ये क्या चीज़ बन जाएगी। हम इसको यहाँ पर इस जगह पर अब लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू 1/3 m/l इन ब्रैकेट। यहाँ पर आप देखो ये पूरा का पूरा ये जो टर्म है ये बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ मीन स्क्वायर वेलोसिटी को v स्क्वायर, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर n है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला बदल कर इस तरह से हो गया। इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं। अगर हम इसको तरतीब में लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू 1/3, ये n को पहले ला लो, यह आ जाएगा m इंटू n/l इंटू यहाँ पर ये है v का स्क्वायर। v का स्क्वायर का मतलब है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने मालूम कर लिए एवरेज फोर्स यानी औसत कुव्वत, इस कंटेनर के अंदर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ज़रिए अमल करने वाली औसत कुव्वत इतनी होगी। हमको औसत कुव्वत की जगह पर औसत दबाव मालूम करना है, यानी हमारा मेन टारगेट क्या है? दबाव मालूम करना। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि ये वाली कुव्वत औसत कुव्वत है, यानी किसी भी एक दीवार के ऊपर हम लोग औसतन इतनी कुव्वत अप्लाई कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल। तो अब हम एक काम करो कि एक दीवार के लिए, यानी इस पर्टिकुलर दीवार के लिए जो शेडेड वॉल है, इस पर एक्ट करने वाली कुव्वत की वजह से, यानी ये जो कुव्वत यहाँ पर पैदा हो रही इसकी वजह से कितना दबाव वहाँ पर पैदा होगा। तो अगर मुझे वो दबाव का फॉर्मूला निकालना हो तो दबाव का कंसेप्ट होता है कुव्वत और रगबे का तनासुब, यानी प्रेशर इज ऑलवेज रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। इसका मतलब P इज इक्वल टू क्या आएगा? F/A। ओके, तो इस तरीके से P इज इक्वल टू आ गया F/A, यह आ जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n/l इंटू v स्क्वायर। ये मैंने f की वैल्यू लिखा और डिवाइडेड बाय मुझे a करना है, मतलब इन सब को डिवाइड करना पड़ेगा काय से? a से। अब a का मतलब है ये वाला जो शेडेड जो दीवार है इसका एरिया। अब आप देखो इसकी लंबाई l है, इसकी चौड़ाई भी l है, तो
लंबाई और चौड़ाई का हासिल ज़रब मतलब एल स्क्वायर। तो इस तरह से ए की वैल्यू कितनी आएगी, एल स्क्वायर के बराबर। ओके, अब आप इसको जो है ये वैल्यू को यहाँ ला कर रख सकते हो। देखो ये क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको यहाँ ला के रख दिए तो ये कुछ इस तरीके से होगा, P इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये जो L है ये इसके साथ ज़रब में उतर जाएगा नीचे, क्योंकि ये भी अपान में है और ये L स्क्वायर भी अपान में है। ओके, इस तरह से ये हो जाएगा M इंटू एन अपान ये L इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो L स्क्वायर इंटू एल यानी L क्यूब इंटू वी का स्क्वायर। ओके, और अब आप लोग देखो ऊपर जो ऊपर इक्वेशन 1 जो हमको दिख रही है, इक्वेशन 1 का ये कहना था कि L क्यूब का मतलब तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसका मतलब ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 M इंटू एन अपान ये जो L क्यूब है इसकी जगह पर मैं V ले सकता हूँ यहाँ से। ये L क्यूब बराबर V है तो उसको V ले लिए इंटू वी का स्क्वायर। याद रखो ये V का मतलब वॉल्यूम है और ये स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी है, ये रफ्तार है और ये हजम है। तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम कहेंगे ये प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। कोई भी गैस जो है वो कंटेनर के किसी एक दीवार के ऊपर कितना दबाव डालेगी तो वो इतना दबाव डालेगी। ओके, यहाँ पर अपना ये जो डेरिवेशन है ये कंप्लीट हो गया, लेकिन आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आगे की मतलब जानकारी के लिए या आगे इस्तेमाल करने के लिए। आप लोग एक काम कर सकते हो, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि VRMS का जो फॉर्मूला है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये चीज़ का अगर आपने रूट ले लिए तो वो VRMS होगा। अब एक काम करो, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर डालो। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा और ये रूट हट गया तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, यानी इधर अंडर रूट था, जब स्क्वायर करे तो रूट हट गया, इधर स्क्वायर आ गया। और अब आप एक चीज़ देखो कि ये क्या है, ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है वो ये है वी स्क्वायर, यानी इसकी जगह पर हम लोग वी स्क्वायर ले सकते हैं। तो वी स्क्वायर बेसिकली कौन है, ये जो वी स्क्वायर है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो स्क्वायर है तो बेसिकली वो क्या है, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो वी स्क्वायर की जगह पर हम VRMS का स्क्वायर रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो वी स्क्वायर है मतलब वी स्क्वायर जो है तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर VRMS का स्क्वायर रख सकता हूँ। और जैसे मैं इसका स्क्वायर रखूँगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3 M इंटू एन अपान V इंटू वी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा VRMS का स्क्वायर, यानी RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है उनका स्क्वायर इतना आएगा। और अब आखिरी स्टेप, आप V को इधर ला लो। जैसे ही आप V को इधर शिफ्ट करोगे वो P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा P इंटू वी इज इक्वल टू 1/3 M इंटू एन इंटू VRMS का स्क्वायर। आप लोग याद रखना ये जो इक्वेशन आपके सामने है यहाँ पर 1/3 है ये। ओके, तो 1/3 M इंटू एन इंटू VRMS का स्क्वायर, इसे हम काइनेटिक इक्वेशन यानी काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। काइनेटिक थ्योरी को बेस बनाकर जो इक्वेशन बनाई जाती है किसी आइडियल गैस के लिए वो इक्वेशन ये होती है। ओके, PV इज इक्वल टू 1/3 M इंटू एन इंटू VRMS का स्क्वायर। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज का ये पूरा डेरिवेशन जो है ये समझ में आया होगा। इस डेरिवेशन को जैसा मैंने ये एक पॉइंट आपको बताया, ऐसा एक एक्स्ट्रा पॉइंट और हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो आप देखिए उसको अब हम एकदम शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। आप लोग देखो उसको ख़ास तौर से न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वी स्क्वायर है बेसिकली ये VRMS है, VRMS का स्क्वायर है। ये फार्मूला इस तरह से है और ये जो L क्यूब जो है तो ये V है। अब आप एक चीज़ देखो कि M जो है वो एक मॉलिक्यूल का मास है और ऐसे टोटल n मॉलिक्यूल्स है तो M इंटू एन का मतलब हो जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस। देखो आप लोग सोचो इस बारे में, स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है और टोटल मॉलिक्यूल n है तो m इंटू एन का मतलब हो जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस। तो उसको मैं कैपिटल M ले सकता हूँ। अगर मैंने उसको कैपिटल M लिया तो यहाँ पर ये कैपिटल M आ जाएगा। और अब आप एक चीज़ देखो
कैपिटल M मास ऑफ गैस और कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास अपॉन वॉल्यूम यानी कमियत बटे हजम, ये जो चीज़ है ये कसाफत है, डेंसिटी है। इसका मतलब इसको हटाकर हम डेंसिटी ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P = 1/3 M/V की जगह पर आ जाएगा रो इंटू V/RMS का स्क्वायर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। अगर हमको प्रेशर को डेंसिटी ऑफ गैस में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अब हमारा ये आर्टिकल पूरी तरह से जो है वो एंड हो जाता है। तमाम चीज़ें हमने, तमाम पहलुओं से हमने आज का ये डेरिवेशन और आज की इक्वेशंस को हमने किया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये डेरिवेशन लंबा ज़रूर है लेकिन इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।